Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to continue our drugs and the topic of biopharmaceutical aspects of dosage form design. And now we are going to discuss poorly soluble drugs. Poorly soluble or poorly water soluble drugs present problem in terms of obtaining a satisfactory resolution within the gastrointestinal tract necessary for good bioavailability. दिस इज़ ए कॉमन प्रॉब्लम ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग कि इनका डिसोल्यूशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी बायोअवेलेबिलिटी भी जो है वो प्रॉब्लम करती है, यानी बायोअवेलेबिलिटी भी सफिशेंट अचीव नहीं होती. इट इज़ नॉट ओनली एग्जिस्टिंग ड्रग्स दैट कॉज प्रॉब्लम, इट इज़ चैलेंज फॉर medicinal chemists as well as pharmacists to ensure that the new drugs are not only active pharmacologically but also have sufficient solubility to ensure fast dissolution at the site of administration of in the gastrointestinal tract. So that is why it is a challenge for pharmaceutical chemist, medicinal chemist कि वो इसको इस तरह से बनाए, इसमें ऐसी केमिकल मॉडिफिकेशन करे कि ना सिर्फ ये कि ये केमिकली स्टेबल रहे बल्कि अपनी एब्जॉर्प्शन साइट पे पहुंच के सॉल्युबल भी हो, डिसोल्यूशन भी हो और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब भी हो सके. This is particularly problem for certain classes of drugs such as HIV protease inhibitors, many anti-infective drugs and anti-cancer drugs where the targets are very lipophilic and thus designing potency and water solubility are challenging. ये प्रॉब्लम बहुत सारी ड्रग्स के साथ होता है इस तरह की, जैसे HIV प्रोटीएज इनहिबिटर हैं, बहुत सारी एंटी इन्फेक्टिव यानी एंटीबायोटिक्स हैं, दूसरी एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक होती हैं और इनकी पोटेंसी और सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर सॉल्युबिलिटी इज़ ए मेजर चैलेंज. Medicinal chemists are using approaches such as introducing ionizable groups, reducing melting point and changing the polymorphs or introducing prodrugs to increase the solubility. जो मेडिसिनल केमिस्ट हैं या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट हैं उनकी कोशिश ये होती है कि उन ड्रग्स में जिनकी ये पुअर सॉल्युबिलिटी होती है या तो उनमें आयोनाइजेबल ग्रुप ऐड करें ताकि उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़े, या उनका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करें बाय मेकिंग सब केमिकल चेंजेस, या उसकी पॉलीमॉर्फ्स चेंज करें जो कि ज़्यादा बेहतर हो, और या फिर उसको प्रो ड्रग बना दिया जाए और प्रो ड्रग की फॉर्म में वो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए. फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट as alluded to earlier in this chapter are also applying a wide range of formulation approaches to increase the dissolution rate of poorly soluble drugs. अच्छा, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का ये काम होता है या उसकी कोशिश ये होती है कि जो भी फार्मूलेशन वो बना रहे हैं उसका इंक्रीज़ करें डिसोल्यूशन रेट ताकि वो ड्रग सॉल्युबल हो. दीज इंक्लूड फार्मूलेटिंग द ड्रग इन ए नैनोमीटर साइज, नैनो पार्टिकल साइज पे हम जिस पे बात कर चुके हैं, formulating the drug in solid solution or dispersion of self emulsifying drug delivery system, ऐसी हो कि वो सेल्फ एमल्सिफाइंग हो और ड्रग डिलीवरी सिस्टम सक्सेसफुल बन सके जो सॉलिड सोल्यूशन या डिस्पर्शन हो. स्टेबलाइजिंग द ड्रग इन द एमॉर्फस फॉर्म, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एमॉर्फस फॉर्म को हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं. और फॉर्मुलेटिंग ए ड्रग विद साइक्लोडेक्स्ट्रिन, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन का क्या रोल है, किस तरीके से हम ऐड करके इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं. Many drug delivery companies thrive on technologies designed to improve the delivery of poorly water soluble drugs. जो ड्रग डिलीवरी कंपनीज हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और अडॉप्ट करते हैं. द ऑब्जेक्टिव इज़ ओनली वन, to improve the delivery of poorly water soluble drugs. Now the next important part is absorption of a drug or drug absorption. Once the drug has successfully passed into solution, now it is available for absorption. Many physiological factors were described that influences the drug absorption. ये हम जो है पिछले चैप्टर में ऑलरेडी या पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ड्रग की डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन पर असरअंदाज होते हैं. Absorption and hence the bioavailability of a drug once in solution is also influenced by many drug factors, in particular the pKa and hence the charge and lipid solubility, molecular weight, number of hydrogen bonds in the molecule and its
केमिकल स्टेबिलिटी। यानी कि सिर्फ जीआई फैक्टर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ही नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे फॉर्मुलेशन फैक्टर, ड्रग फैक्टर्स भी हैं, लाइक pKa ऑफ द ड्रग मीन्स डिसोसिएशन फैक्टर ऑफ द ड्रग और आयोनाइजेशन फैक्टर, the charge molecule available on the drug, lipid solubility, molecular weight, hydrogen bonding, and chemical stability. All these are the important factor which must be considered when designing the dosage form to make it suitable and stable for GI solution, कि वहाँ पर वो solubilize भी हो, उसका डिसोल्यूशन भी सफिशेंट रेट पे रहे और वो एब्जॉर्ब भी हो सके। Now, drug dissolution and lipid solubility. Drug dissolution constant or drug dissociation constant and lipid solubility. Dissociation constant ये pKa. The dissociation constant and the lipid solubility of a drug and the pH at the absorption site often influence the absorption characteristics of drug throughout the gastrointestinal tract, जिसमें हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि एसिडिक ड्रग का एसिडिक पीएच में क्या होगा और अल्कलाइन पीएच में क्या होगा, कैसे बिहेव करेगी और उसकी सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। इसी तरह से बेसिक ड्रग को अगर एसिडिक पीएच मिलेगा तो वहाँ पे वो कैसे बिहेव करेगी, उसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा और उसकी एब्जॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हम उस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। The interrelationship between the degree of ionization of weak electrolyte, which is determined by dissociation constant means pKa, and the pH at the absorption site and extent of absorption is embodied in pH partition hypothesis of a drug absorption first proposed by Overton in 1899। सबसे पहले 1899 में ओवर्टन ने इसको जो है वो एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द ड्रग एंड एनवायरमेंटल पीएच, जिसमें उस ड्रग को सॉल्यूशन में कन्वर्ट होना है। व्हाट इज़ पीएच पार्टीशन थ्योरी, क्या है, उसका क्या इफेक्ट होता है। ऑल्दो इट इज़ ओवर सिंप्लीफिकेशन of the complex processes of absorption, the pH partition hypothesis still provide useful framework for understanding the transcellular passive route of absorption which is favored by the majority of the drug। जो pH partition hypothesis है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में कि किस तरीके से ट्रांससेलुलर पैसिव डिफ्यूजन जो है वो जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन में किस तरह से रोल अपना प्ले कर सकता है या करता है, या अगर हम ड्रग की जो पीएच पार्टीशन को फोकस करें और उसकी जो लिपिड सॉल्युबिलिटी को और वाटर सॉल्युबिलिटी को इस तरह से मेंटेन करें कि वो लिपिड मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाए, तो पैसिव डिफ्यूजन जो कि मेजॉरिटी ऑफ ड्रग फॉलो करती हैं उस तरीके से ड्रग को एब्जॉर्ब कराया जा सकता है। नाउ pH partition hypothesis of drug absorption. Now, according to pH partition hypothesis, the gastrointestinal epithelium act as a lipid barrier to drugs which are absorbed by passive diffusion, and those that are lipid soluble will pass across the barrier। इस पर हम GI फिजियोलॉजी में भी बात कर चुके हैं कि जो GI मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल है, वो लिपिड बैरियर के तौर पर काम करती है, क्योंकि उसमें बाइलिपिड लेयर होती है और वो ड्रग जो कि लिपिड सॉल्युबल होती हैं वो इजीली इससे पैसिवली डिफ्यूज़ कर जाती हैं और इस बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। एज मोस्ट ड्रग्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, द अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ वीकली एसिडिक और बेसिक ड्रग दैट इज लिपिड सॉल्युबल फॉर्म विल पास अक्रॉस द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियम। अच्छा, जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, यानी चाहे वो वीकली एसिडिक ड्रग्स हों या वीकली बेसिक ड्रग्स हों, तो वो जब जीआई फ्लूइड में जाते हैं तो उनके दो पोर्शन बन जाते हैं, एक आयोनाइज पोर्शन और एक अनआयोनाइज पोर्शन। जो अनआयोनाइज पोर्शन जो होता है दैट इज लिपिड सॉल्युबल फॉर्म एंड दैट विल पास अक्रॉस द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियम वेरी इजीली, whereas the gastrointestinal epithelium is impermeable for or to the ionized part of the drug that is poorly lipid soluble for form of such drugs। अच्छा, वो जो इसकी आयोनाइजेबल फॉर्म होगी ड्रग की, इसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो इस लिपिड मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि उस पर चार्ज होता है और लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो उसमें वो ये इजीली डिसॉल्व नहीं होते। Consequently, according to pH partition hypothesis, the absorption of weak electrolyte will be determined chiefly
by the extent of which the drug exists in its unionized form at the साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। लिहाजा पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस को हम इस तरह से समझते हैं कि वो ये कहता है कि ड्रग को अनआयोनाइज फॉर्म में होना ज़रूरी है एब्जॉर्प्शन साइट पे, ताकि वो इजीली उस लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो जाए, और जितना ज़्यादा ये अनआयोनाइज फॉर्म में होगी उतना ज़्यादा आसानी से ये क्रॉस कर जाएगी। द एक्सटेंट टू विच द वीकली एसिडिक और बेसिक ड्रग आयोनाइज इन सोल्यूशन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड मे बी calculated using the appropriate form of Henderson-Hasselbalch equation। Henderson-Hasselbalch equation के ज़रिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ड्रग का कितना पार्ट जो है वो आयोनाइजेबल है और कितना पार्ट अनआयोनाइजेबल है इन पर्टिकुलर pH। For a weakly acidic drug having a single ionizable group, for example aspirin, phenobarbital, ascorbic acid which is vitamin C, the equation takes the form and pH minus pKa is equal to HA, A minus log of A minus and HA। ये है दरअसल वो हेंडरसन हैसेलबाख इक्वेशन, ये एसिडिक ड्रग के लिए। इसमें ये बता रहे हैं pKa जो होगा वो इस ड्रग का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, pH जो होगा उसका एनवायरनमेंट का होगा, लाइक अगर स्टमक में होगा तो एसिडिक pH होगा, इंटेस्टाइन में होगा तो pH ज़्यादा हो जाएगा, अल्कली की तरफ हो जाएगा। ये उस ड्रग का वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है, वीक एसिड या बेस है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका ये ऊपर जो A माइनस पार्ट है ये उसका आयोनाइजेबल पार्ट है, यानी जो आयोनाइज फॉर्म में, और ये अनआयोनाइज फॉर्म में, और ये जो ब्रैकेट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कितनी कंसंट्रेशन में आयोनाइज फॉर्म में और कितनी कंसंट्रेशन में अनआयोनाइज फॉर्म में। तो जो अनआयोनाइज फॉर्म में होगा वो लिपिड सॉल्युबल होगा, जो आयोनाइज फॉर्म होगा वो वाटर सॉल्युबल होगा। नाउ दिस इज स्लाइटली रीअरेंज इक्वेशन वेयर द pK इज नेगेटिव log ऑफ एसिड dissociation constant of drug HA and A and our respective concentration of unionized and ionized form of the weakly acidic drugs which are in equilibrium in solution in the gastrointestinal tract, and the pH refer to the pH environment of the ionized and unionized species, that is gastrointestinal fluid। तो इसी को उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि pKa जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसको नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं या आयोनाइजेशन भी कह सकते हैं, और दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द ड्रग विच इज़ इन आयोनाइज फॉर्म एंड अनआयोनाइज फॉर्म एंड आयोनाइज फॉर्म, ठीक है, फॉर ए वीकली एसिडिक ड्रग। और pH जो है वो उस एनवायरनमेंट का pH है, यानी अगर वो जैसे स्टमक है तो वहाँ पे एसिडिक pH है, इंटेस्टाइन है तो वहाँ पे अल्कलाइन pH है। तो ये जो होगी इसकी, अच्छा ये एक इक्विलिब्रियम में होंगे, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी कि ये यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा कि ड्रग आयोनाइजेबल फॉर्म एंड इज इक्वल टू अनआयोनाइजेबल फॉर्म। तो अब होगा ये कि सपोज दैट आयोनाइजेबल फॉर्म एब्जॉर्ब होती चली जा रही है, अनआयोनाइजेबल और अनआयोनाइजेबल फॉर्म जो है एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो फिर ड्रग जो होगी ना वो तेज़ी से जैसे जैसे आयोनाइज फॉर्म कम होती जाएगी तो ये जो अनआयोनाइज है ये आयोनाइज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, ताकि ये भी आयोनाइज हो और तेज़ी से एब्जॉर्ब हो, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर अनआयोनाइज तेज़ी से एब्जॉर्ब हो रही है और आयोनाइज नहीं हो रही तो फिर ये इसकी कंसंट्रेशन जो अनआयोनाइज है कम होना शुरू हो जाएगी, तो फिर जो होगा इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो आयोनाइज थी वो अनआयोनाइज फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी और तेज़ी से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से ये तो एसिडिक ड्रग के लिए था। फॉर द वीकली बेसिक ड्रग प्रोसेसिंग ए सिंगल आयोनाइजेबल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल क्लोरप्रोमाजीन, एरिथ्रोमाइसिन, मॉर्फिन, एनालॉग इक्वेशन विल बी इज़ लाइक दिस। ये हेंडरसन हैसेलबाख इक्वेशन जो है वो फॉर वीकली बेसिक ड्रग की है। इसमें देखें pH यहाँ आ गया, pKa इधर आ गया, और लॉग यहाँ पे आयोनाइजेबल पार्ट, यहाँ पे अनआयोनाइजेबल पार्ट। ये जो पॉजिटिव साइन है ये आयोनाइजेबल है, ये अनआयोनाइजेबल फॉर्म है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा कि इसका एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और ये फिर ड्रग जो होगी एब्जॉर्प्शन जो होगी वो अकॉर्डिंगली होगी, यानी आयोनाइजेबल फॉर्म की ज़्यादा होनी है या अनआयोनाइजेबल की। द इक्वेशन इज स्लाइटली रीअरेंज, जैसा कि मैं दिखा चुका हूँ आपको, वेयर BH प्लस एंड B आर द रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज एंड अनआयोनाइज फॉर्म। ये आयोनाइज फॉर्म है और ये अनआयोनाइज फॉर्म है ऑफ द वीकली बेसिक ड्रग विच आर इन इक्विलिब्रियम इन सोल्यूशन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड।
तो इक्विलिब्रियम जिस तरफ शिफ्ट होगा फिर वो ड्रग ज़्यादा उस तरफ जाना शुरू हो जाएगी, यानी आयोनाइजेबल फॉर्म की तरफ या अनआयोनाइजेबल फॉर्म की तरफ. नाउ देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशन ए वीकली एसिडिक ड्रग विथ pKa 3.0, यानी अगर वीकली एसिडिक ड्रग है और उसका pKa की वैल्यू 3 है, विल बी predominantly 98.4 unionized in the gastric fluid where the pH is 1.2 and almost totally ionized in the intestinal fluid at pH 6.8, whereas अच्छा लिहाजा अगर एक कोई एसिडिक ड्रग है, वीकली एसिडिक ड्रग है जिसका pKa 3.0 है और वो स्टमक में है जहाँ पे pH 1.2 है, तो फिर वहाँ पर सिचुएशन ये होगी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन को लगाएंगे तो ये जो कंसंट्रेशन आएगी इस तरह से आएगी कि 98.4% जो ड्रग होगी वो अनआयोनाइज फॉर्म में होगी एसिडिक pH में, और जब ये अल्कलाइन pH में जाएगी यानी इंटेस्टाइन में जाएगी जहाँ pH 6.8 है, तो फिर ये जो 98.4% अनआयोनाइज थी अब ये कन्वर्ट होके 99.98% आयोनाइज फॉर्म में चली जाएगी. तो यानी pH यानी एनवायरनमेंट के चेंज से इतना फ़र्क पड़ेगा कि एसिडिक pH में ये अनआयोनाइज फॉर्म में ज़्यादा क्वांटिटी में थी यही ड्रग जो एसिडिक ड्रग थी, और अल्कलाइन फॉर्म में अल्कलाइन pH के एनवायरनमेंट में ये ज़्यादा क्वांटिटी इसकी आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. अच्छा, जब इफेक्ट जो होगा वो अपोजिट होगा ऑन द वीकली बेसिक ड्रग्स, वेयर एज ए वीकली बेसिक ड्रग विथ ए pKa वैल्यू ऑफ 5 यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 5 विल ऑलमोस्ट एंटायरली आयोनाइज्ड एट pH of 1.2 and predominantly 98.4% unionized at intestinal pH of 6.8. तो यहाँ पे ये जो होगी सिचुएशन अपोजिट हो जाएगी कि जो वीकली बेसिक ड्रग होगी जिसका pKa 5 है तो 1.2 pH यानी एसिडिक pH में ये एंटायरली आयोनाइज होगी, यानी 99.98% आयोनाइज होगी एसिडिक pH पे क्योंकि ड्रग बेसिक है, जबकि जो pH 6.8 पे यानी इंटेस्टाइन में ये 98.4% अनआयोनाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी. सो this means that according to pH partition hypothesis, a weakly acidic drug is more likely to be absorbed from the stomach where it is unionized, and weakly basic drug is more likely to be absorbed from the intestine where it is predominantly unionized. यानी अगर ये ड्रग जो है ऐसी है कि जो GI मेम्ब्रेन को क्रॉस करनी चाहिए उससे एब्जॉर्ब होगी, तो फिर वीकली एसिडिक ड्रग क्योंकि प्रीडोमिनेंटली अनआयोनाइज फॉर्म में स्टमक में होती है तो फिर उस सूरत में जो है ये मेनली जो है एब्जॉर्ब होगी स्टमक से, और वीकली बेसिक ड्रग जो होगी वो प्रीडोमिनेंटली या मेनली एब्जॉर्ब होगी, मेजर पोर्शन इसका एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन से क्योंकि वहाँ पे ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. However, in practice, very little absorption occur in the stomach and many other factors need to be taken in consideration. Practically ये है कि स्टमक में absorption बहुत कम होती है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे absorption साइड जो है absorption surface area नहीं इतना ज़्यादा नहीं होता compared to intestine, लिहाजा दूसरे factors को भी वहाँ पर consider करना चाहिए. Now, the next important thing is, or the important part is द लिमिटेशन ऑफ pH पार्टीशन हाइपोथेसिस, कि आखिर इसका pH पार्टीशन हाइपोथेसिस की लिमिट क्या है, यानी कहाँ पे जाके यह हाइपोथेसिस जो है वो फेल हो जाता है. द एक्सटेंट टू विच द ड्रग एग्जिस्ट इन इट्स अनआयोनाइज फॉर्म इज नॉट ओनली फैक्टर डिटरमाइनिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि कितनी वो अनआयोनाइज फॉर्म में है सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है और कितनी फास्ट हो जाती है. डिस्पाइट देयर हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वीक एसिड्स स्टिल क्वाइट वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी बहुत सारी वीकली एसिडिक ड्रग्स जो हैं हालांकि उनकी आयोनाइजेशन जो है इस इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बावजूद जो है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट क्वांटिटी में स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाती है. इनफैक्ट द रेट ऑफ इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ वीक एसिड इज ऑफन हायर than the rate of absorption in the stomach even though the drug is in unionized form
इन द स्टमक। और ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि एसिडिक ड्रग जो कि अनआयोनाइज फॉर्म में स्टमक में ज़्यादा होती है वो वहाँ पे कम एब्जॉर्ब होती है, और इंटेस्टाइन जहाँ पे वो आयोनाइज फॉर्म में ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है वहाँ पर उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है। द सिग्निफिकेंटली लार्जर सरफेस एरिया that is available for absorption in the small intestine more than compensate for the higher degree of ionization of weakly acidic drugs at the intestinal pH values। यानी फिर फैक्टर क्या हुआ कि क्या वजह है कि आयोनाइज होने के बावजूद एसिडिक ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह ये है कि जो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन होने के बावजूद भी सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है स्टमक के मुकाबले में। इन एडिशन ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन रेजिडेंस टाइम एंड ए माइक्रोक्लाइमेट pH which exists at the surface of the intestinal mucosa is lower than the lumen of the small intestine are thought to aid in absorption of weak acids from the स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा एक और फैक्टर शायद माइक्रो क्लाइमेट भी है कि एब्जॉर्प्शन साइट के करीब बिल्कुल नियर पोर्शन में वहाँ पर पीएच जो होता है ल्यूमेन के मुकाबले में मोर टूवर्ड्स एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो ड्रग जो होती है एसिडिक वो नॉन आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, यानी अनआयोनाइज फॉर्म में। तो शायद ये भी एक वजह हो जिसकी वजह से इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन वीकली एसिडिक ड्रग्स की हो जाती है। इसके अलावा द म्यूकोजल अनस्टिर्ड लेयर इज अनदर रिकग्नाइज्ड कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैरियर टू ड्रग एब्जॉर्प्शन दैट इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के अलावा अनस्टिर्ड लेयर जो होती है जिसमें ड्रग ट्रैप हो जाए, तो फिर वो भी एक फैक्टर है, बैरियर के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाती है। During absorption, drug molecule must diffuse across this layer and then on to the lipid layer। Absorption के लिए ये ज़रूरी है कि ड्रग मॉलिक्यूल जो है इस अनस्टिर्ड लेयर को डिफ्यूज़ करते हुए एब्जॉर्प्शन साइट पे लिपिड लेयर पे पहुंच जाए और लिपिड लेयर को भी फिर क्रॉस करे। डिफ्यूजन अक्रॉस दिस लेयर इज़ लाइबल टू बी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस फॉर दोज ड्रग्स दैट क्रॉस द लिपिड लेयर वेरी क्विकली। लिहाजा इस अनस्टिर्ड लेयर से क्रॉस करना ड्रग के लिए बहुत ज़रूरी है अगर उसकी अच्छी एब्जॉर्प्शन करानी है तो, और अगर वो इसमें ट्रैप हो गई ड्रग अनस्टिर्ड लेयर में तो फिर वो एब्जॉर्प्शन उसकी कम हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी, या ये भी हो सकता है कि वो उसकी एब्जॉर्प्शन ना हो। डिफ्यूजन अक्रॉस दिस लेयर विल ऑल्सो डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग। जितना हायर द वेट वो इसको क्रॉस करने में प्रॉब्लम करेगी ड्रग, और जितना इसका लोअर वेट होगा वो उतनी आसानी से इसको क्रॉस कर जाएगी। इसके अलावा if physiological factors that cause deviation from the pH partition hypothesis is convection flow or solvent drag। ये क्या चीज़ है? The movement of water molecule into and out of the gastrointestinal tract will affect the rate and passage of small water soluble molecule across the gastrointestinal barrier। अब इस वाटर मॉलिक्यूल के इन टू एंड आउट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होने की वजह से ये भी क्या करते हैं कि पैसेज ऑफ स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैरियर वेरी कर जाते हैं। सो अब क्या होगा? वाटर मूवमेंट अकर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन ब्लड एंड द ल्यूमिनल कंटेंट एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिटवीन द ल्यूमेन एंड द पेरीवैस्कुलर टिश्यूज़। अच्छा, हमारी बॉडी में ये होता है कि वाटर मूव करता है उस जगह पर जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम हो। तो यानी अगर जैसे सेल के बाहर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर से वाटर जो होगा सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर जो कंटेंट होंगे वो कॉन्सनट्रेटेड होने लगेंगे, तो वाटर को वो पुल करेंगे सेल के अंदर। और अगर सेल के बाहर कम हो जाएगा तो फिर सेल से निकल के बाहर चला जाएगा वाटर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है, जिसके ज़रिए वाटर बॉडी में इधर से उधर चला जाता है। तो अगर वाटर की मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी ब्लड से जीआई ट्रैक्ट में आ रहा है, तो फिर जो होगी ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगी, जिसको हम कन्वेक्टिव फ्लो या सॉल्वेंट ड्रैग भी कहते हैं। सो
the absorption of water soluble drug will be increased if water flow from lumen to the blood and provided that the drug and water are using the same route of absorption. अच्छा, अब ड्रग जो होगी उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ सकती है किस सूरत में, अगर जो है ब्लड वाटर जो है फ्लो कर रहा है ल्यूमेन से, जीआई ल्यूमेन से ब्लड की तरफ, ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी है कि जिस जगह से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है वहीं से वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है। So this will have greatest effect on the jejunum where water movement is at greatest. लिहाजा जेजुनम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी जहाँ पे वाटर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। So water flow also affect the absorption of lipid soluble drugs. It is thought that this is because drug become more concentrated as water flow out of the intestine, thereby favoring the greater concentration gradient and increases the absorption. यानी क्योंकि concentration gradient बढ़ता है तो उस वजह से जो है वो lipid solubility भी increase होना शुरू हो जाती है। Now the next important factor is lipid solubility. Lipid solubility ड्रग की उसका क्या फैक्टर यानी किस तरीके से वो असरअंदाज होती है। A number of drugs are poorly absorbed from the gastrointestinal tract despite their अनआयोनाइज फॉर्म्स प्रीडोमिनेटिंग, यानी लिपिड सॉल्युबल फॉर्म प्रीडोमिनेट करती है फिर भी वो पुअरली एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल द बारबिटूरेट्स, बारबिटोन एंड थायोपेंटोन हैव सिमिलर डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज 7.8 and 7.6 respectively, and therefore similar degree of ionization at intestinal pH, यानी ionization भी similar है। However, thiopentone is absorbed much better than बारबिटोन। अब इसका क्या रीज़न है, हालांकि दोनों का pKa ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन इंटेस्टिनल pH पर जो है वो, लेकिन उसके बावजूद इंटेस्टिनल pH पर दोनों की एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफर करती है और थायोपेंटोन एब्जॉर्ब मच बेटर देन द बारबिटोन, हालांकि दोनों बेसिकली सेम सॉल्ट्स हैं। द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस इज दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, यानी उसकी अपनी लिपिड सॉल्युबिलिटी कैसी है। थायोपेंटोन बीइंग मोर लिपिड सॉल्युबल देन बारबिटोन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन एंड इज दस फार बेटर एब्जॉर्ब, यानी उसकी इंट्रिंसिक लिपिड सॉल्युबिलिटी बेहतर होने की वजह से थायोपेंटोन की बारबिटोन के मुकाबले में, लिहाजा थायोपेंटोन ज़्यादा आसानी से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है और बेटरली एब्जॉर्ब हो जाती है। एन इंडिकेशन ऑफ लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग and therefore whether that drug is liable to be transported across membrane is given by its ability to partition between lipid-like solvent and water and aqueous buffer। हम क्या करते हैं कि किसी ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी अगर हमें चेक करनी हो तो फिर हम एक ऐसे सॉल्वेंट में ड्रग को डालते हैं वाटर के साथ जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिपिड की तरह की होती हैं, ठीक है। तो आमतौर पे हम इसके लिए ऑक्टेनॉल को यूज़ कर रहे होते हैं जो कि एक हाइड्रोकार्बन है एंड ऑक्टेनॉल, तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो हम इसमें ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट और पीएच पार्टीशन, यानी पार्टीशन देखते हैं कि कितनी ड्रग अपने आप को पार्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है लिपिड में और कितना जो है वो वाटर में, एंड उसका फिर हम एक कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं एंड दिस इज़ नोन एज द ड्रग्स पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड इज ए मेजर ऑफ इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी, यानी लिपोफिलिसिटी या लिपिड सॉल्ट, जितना ज़्यादा होगा पार्टीशन कोएफिशिएंट उतना ड्रग जो होगी लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी। फार्मूला क्या है, पार्टीशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन ऑर्गेनिक फेज यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन एक्वस फेज। अब आप देखें पार्टीशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो कितनी ड्रग जो है ये ऑर्गेनिक फेज यानी एन ऑक्टेनॉल में डिजॉल्व हो रही है और कितनी वाटर में डिजॉल्व हो रही है। अगर इसमें ज़्यादा डिजॉल्व होगी तो इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है पार्टीशन कोएफिशिएंट से, ये नहीं है पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी ये मोर जितना ज़्यादा पार्टीशन कोएफिशिएंट होगा तो इसका मतलब है उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर एक्वस सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसकी इससे इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब है कि एक्वस फेस में मोर सॉल्युबिलिटी होगी तो पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब ये कम हो जाएगी तो इसका मतलब है इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है और एक्वस सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। इस पार्टीशन कोएफिशिएंट को हम कैपिटल P के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। सो द पार्टीशन कोएफिशिएंट P इज़ द रेशो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द ऑर्गेनिक फेज या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट
that is not miscible with the water that in the aqueous phase at a constant temperature as well as pressure. यानी एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पर कितनी ड्रग जो है वो ऑर्गेनिक फेज में यानी लिपिड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रही है और कितनी वाटर में डिज़ोल्व हो रही है, और ये वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है आपस में मिसेबल नहीं है। अच्छा, अब ये क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो इसलिए इसको रेशो भी कहेंगे। एज दिस रेशो नॉर्मली स्पैन्स सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इट इज़ यूजली एक्सप्रेस in the form of log P, and the solvent that is usually select to mimic the biological membrane because of its many similar properties is N-octanol। जैसे मैंने बताया कि N-octanol के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, क्योंकि ये जो इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेवरल ऑर्डर रिएक्शन है, लिहाजा इसको लॉग पी से यानी इसको लॉग में कन्वर्ट, जो भी पी की वैल्यू हो उसको लॉग में कन्वर्ट कर लिया जाता है। So, the effective partition coefficient taking into account the degree of ionization of the drug is known as the distribution coefficient, and again is normally expressed as log D, and it is given by the following equation for acid and bases. For acids, distribution is equal to HA यानी organic form यानी unionizable form, here ionized aqueous form, and log D is equal to this. तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ड्रग कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। बेस के लिए इसी तरीके से ये इक्वेशन log D जो है वो कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। सो अगर हम इसकी बात करें तो द लिपोफिलिसिटी ऑफ ए ड्रग इज क्रिटिकल इन द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। पोलर मॉलिक्यूल्स दैट इज दोज दैट आर पुअरली लिपिड सॉल्युबल, उनकी पी वैल्यू लेस देन 0 होती है, एंड रिलेटिवली लार्ज सच एज जेंटामाइसिन, सेफ्ट्राइजोन, हेपारिन एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज आर poorly absorbed after oral administration, therefore have to be given by injection। अच्छा, वो ड्रग्स जिनकी लॉग पी वैल्यू लेस देन 0 होती है, दे आर पुअरली लिपिड सॉल्युबल। एग्जाम्पल क्या है? जेंटामाइसिन, सेफ्ट्राइजोन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, हेपारिन। इसी वजह से ये ड्रग जो है वो आमतौर पे ओरली नहीं दी जाती हैं और आईवी दी जाती हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स दैट आर पुअरली लिपिड सॉल्युबल and hydrophilic in nature, such as beta blocker atenolol, can be absorbed via paracellular route, यानी जो सेल्स के दरमियान जंक्शन होते हैं यानी एक्वास्पोर से। अच्छा, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स विद फेवरेबल पार्टीशन कोएफिशिएंट यानी log P की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आर यूजली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। ड्रग्स विच आर वेरी लिपिड सॉल्युबल वेयर log P वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 टेंड टू बी वेल एब्जॉर्ब्ड but are also more likely to be susceptible to metabolism and biliary clearance। अब क्योंकि इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वेरी लिपिड सॉल्युबल, तो ये लिवर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है फिर इनकी जो इनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है। ऑल्दो देयर इज़ नो जनरल रूल that can be applied at all drug molecule within a homologous series such as barbiturates or beta blockers, drug absorption usually increases as the lipophilicity rises। बहरहाल जो भी है जनरली ये देखा गया, जो भी ये एज ए जनरल रूल इसको बहरहाल फिर भी अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अलावा भी बारबिचुरेट्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो जो है वो उनकी ड्रग एब्जॉर्प्शन यूजुअली इंक्रीजेस एज द लिपोफिलिसिटी राइजेस। जैसे जैसे लिपोफिलिसिटी राइज होती है तो फिर जो है वो उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ जाती है। सो दिस इज अबाउट द pH पार्टीशन एंड log P वैल्यू एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ड्रग solubility as well as absorption। Sometimes if the structure of compound cannot be modified, but from regarding the structure we will discuss later on in the next lecture. Thank you very much.